नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम अपकमिंग है और उसके बाद में आपकी MTS की एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है। फिर CPO होना है, CGL मेंस होना है, तो सारे एग्ज़ाम की डेट लगातार है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। और ये जो सेट आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड सेट 3 होगा मेरे हिसाब से। ये सारे आपके हर एग्ज़ाम के लिए, SSC के हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर NTPC कर रहे हैं तो NTPC में भी ऐसे या इससे एक लेवल लो के ही क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन सारे SSC में पूछे गए हैं, CHSL के, CGL के, CGL मेंस के, जो फेज 9 हुआ था उसके, तो सब मिक्स क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आए और आपसे क्वेश्चन हो भी जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। पहला प्रश्न हमने अलजेब्रा से, आपको पता है अलजेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि a-2x का होल क्यूब प्लस b-2x का होल क्यूब प्लस c-2x का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ दिस वन की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया गया a प्लस b प्लस c बराबर 6x। देखो, अगर हम इसको a एज्यूम करें तो ये लिखा है a क्यूब, इसको b लिखें तो b क्यूब, और इसको c माने तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, ये आपका बन रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। लेकिन कब? पहले देखो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालने जाऊँ तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आप कैलकुलेट करो तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? a-2x प्लस b-2x प्लस c-2x, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी को एक साथ लिख लो, यानी a प्लस बी प्लस सी, और -2x यानी -6x। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 6x है, तो 6x में से 6x घटेगा 0, यानी आपका यहाँ से हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यानी अगर आपने अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 3abc। कब? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी इसकी वैल्यू 3abc, और ये माइनस में 3abc लिखा है, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गया। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आपका मेंसुरेशन से है। कहा गया डायगोनल है किसी क्यूब का जिसकी लंबाई दी गई, तो लेटरल सरफेस एरिया पूछी गई है। आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यूब का अगर साइड मतलब एज किनारा a माने तो उसका डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई होती है a√3, जो कि दिया गया 16√3। √3 कैंसिल, यानी a बराबर 16। अब आपको पता है कि 2 सरफेस एरियाज इसके होते हैं, एक होता है LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। LSA जो होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ a², एक, और TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a² क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ये घनाभ बनता है, ध्यान से समझिएगा, स्टार बैच में मैंने डिटेल में करवाया है, इसके 6 सरफेसेस होते हैं, और एक सरफेस चूँकि आपको पता है वर्ग बनता है, तो वर्ग का लंबाई अगर मतलब साइड a हो तो उसका एरिया a², तो 6 सरफेस हैं 6a²। और जो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें आधार और छत को नहीं लेते, बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो एक दीवार का a², तो 4 दीवार का 4a²। अब यहाँ पे a बराबर 16 है, तो ये हो जाएगा 4 × 16 का स्क्वायर 256, यानी लेटरल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी? 250 × 4 1000, और 4 × 6 1000 में 24 जुड़ जाएगा, यानी 1024। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 1024। क्लियर हो गया? बढ़िया से। आपको पता है नंबर सिस्टम से आपके डिविजिबिलिटी वाले प्रश्न आते हैं, और स्टार बैच में नंबर सिस्टम मैंने शुरू किया है, ठीक है, और वो भी आज डिविजिबिलिटी की क्लास आ जाएगी। तो डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर ये पता रहेंगे तो 2 क्वेश्चंस यानी कि आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है। 72 के 2 फैक्टर जिनकी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 8 और 9, यानी गुणा करने पे 72 हो जाए। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल हो गई, 9 से डिविजिबल हो गई, तो ये 8 × 9 से भी डिविजिबल होगी। 8 से सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, यानी 7 8 y अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 9 72, यानी ये बच रहा है 6, और 6 के बाद y। 6 के बाद क्या लिखें कि वो 8 से कट जाए? आप कहेंगे 4 लिख दो, यानी y बराबर 4 हो गया। अब y बराबर 4 लिखने के बाद हमारी संख्या बनी 385, ठीक है, x 36784, ये संख्या बनी। अब इस संख्या को अगर हमारा 9 से कटना है, तो 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स 3 8 11 5 16 3 19 6 25 7 32 8 40 4 44, 44 में 36 तक तो कट जाएगा, 36 तक तो कट जाएगा।
अब 36 कट गया, यानी अब बचा कितना, या आप ऐसे देखो 44 प्लस एक्स हमारा योग आया, सम ऑफ डिजिट्स आया। अब अगर इसको हमें 9 से डिविजिबल बनाना है तो 44 से जस्ट बड़ी संख्या सोचो जो 9 से कट रही हो, आप कहेंगे 45, यानी 44 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 45 हो जाए तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाएगा, और सम ऑफ डिजिट्स कट गया यानी कि अंकों का योग कट गया तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाए। तो अगर 44 प्लस एक्स 45 हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई बराबर 4, तो वाई माइनस एक्स पूछा गया, यानी 4 माइनस 1, आपका उत्तर कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। नॉर्मल सा प्रश्न है, 2 नंबर दिला के चला जाएगा। क्लियर है। जब मैं एक्सपेक्टेड सेट करवा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हैं वो पूरी सीरीज में मैं अगर 10 भी सेट करूँ तो 10 सेट में सारे टाइप के जितने टाइप पॉसिबल हैं आपके एग्जाम आने के लिए, यानी 25 में से 25 प्रश्न आपके होने चाहिए। तो इसी वजह से कोई शिफ्ट आपकी ईजी होती है, कोई शिफ्ट मतलब कठिन होती है एक्सपेक्टेड सेट जो मैं लेके आता हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, मैं हर तरह जो है ज्योमेट्री पिछले सेट में पिछले फर्स्ट सेट में नहीं ली थी तो आप लोग घबरा गए थे, ज्योमेट्री मैंने अगले सेट में डाल दी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ नहीं पाते और गलती करके आते हैं, यानी चौथा समानुपाती पूछा गया। देखो अगर मैं बात करूँ ए बी और सी और डी, ये फोर्थ यानी डी जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन है इनका ए बी सी का, तो आप कहते हैं ए और बी का जो अनुपात होगा वही सी और डी का होगा, यानी ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या आप कह सकते हैं ए डी बराबर बी सी होता है। तो अगर डी निकालना है तो आप कह देंगे डी बराबर कितना हो जाएगा बी सी बटे ए, यानी लास्ट वाले दोनों का गुणनफल बटे में पहला वाला, तो लास्ट वाले दोनों का गुणनफल बटे में पहला वाला यानी 20.4 गुणे 3.6 बटे 10.8, 3.6 से कटेगा 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.8, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा आपका उत्तर 6.8। क्लियर हो गया। देखो बात क्या है ना, कहा गया सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, यानी कि क्रमागत डिस्काउंट आपको दिए गए किसी कुर्सी के मार्केट प्राइस पे और वो 960 रुपये के इक्वल डिस्काउंट के यानी सिंगल डिस्काउंट के बराबर बनते हैं, तो मार्केट प्राइस निकालना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं पता होता तो वो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यानी x% और y% के अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएँ तो उनका रिजल्टेंट होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब अगर 40 और 25 के लिए कैलकुलेट करने जाओगे तो 40 25 65 और माइनस 40 गुणे 25 बटे 100, तो ये हो जाएगा 10, तो 65 माइनस 10 55, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट बना 55। अब 55 और 20 का निकाल लो, 55 और 20 का कितना हो जाएगा 55 प्लस 20 75 और माइनस 55 गुणे 20 बटे 100 यानी कि 11, तो आपका बचेगा कितना 64, यानी 64% का डिस्काउंट बना है। मार्केट प्राइस का जो 64% का डिस्काउंट है वो 960 के बराबर है, यानी आप अगर यहाँ से काटें 16 चौको 64, यानी 4% किसके बराबर हो जाएगा 60 के। अगर 4% 60 के बराबर है तो 1% 15 के बराबर हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100% यानी कि 1500। क्लियर है। एक एक लाइन के प्रश्न है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने 25 प्रश्न है ना 2500 प्रश्न से आप वाकिफ रहो। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में अगर मैं केवल टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये चीज़ नहीं पता रहती, कई बार आप एग्जाम में जाके यहाँ पे इतना टफ पढ़ के जाते हो कि इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स कर देते हो। तो उन वाले भैया लोग के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ जो लोग बहुत तेज़ बनने लग जाते हैं कि बहुत तेज़ हूँ मैं, मुझे ये प्रश्न तो आते हैं, आप ये क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आप इसमें जो सिली मिस्टेक करते हो ना उससे सिलेक्शन नहीं होता। एवरेज का भी प्रश्न आपको पता है 2 पूछा जाता है, तो आप सिलेक्शन पोस्ट वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें, उसमें अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस निकाल के करवाए भी हैं, ठीक है, तो वो जरूर देख लें, वो उससे आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। कहा कि 20 स्टूडेंट की क्लास 9 की एवरेज हाइट 147 है और 15 स्टूडेंट की क्लास 10 की एवरेज हाइट 154 है, तो दोनों क्लास की मिक्स होकर एवरेज हाइट कितनी बनेगी। अब इसको करने के एक तरीका है कि 20 स्टूडेंट की एवरेज हाइट 147, तो 20 की कुल हाइट निकाल लो, 15 की कुल हाइट निकाल दो, दोनों जोड़ के 20 + 15 35 से डिवाइड कर दो, लेकिन वो मेथड काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगी। आप देखो क्लास 9th की अगर हम बात करें तो 147 इसका औसत है और क्लास 10th की बात करें तो 154 इसका औसत है। आप मान लो इनका रिजल्टेंट जो बन रहा है वो x बन रहा है, रिजल्टेंट क्या बन रहा है x बन रहा है। आप अगर क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट का अनुपात निकालो तो क्लास 9th में 20 यानी 5 चौको 20 और क्लास 10th में 15 यानी 5 तिया 15, यानी इनका अनुपात 4:3 है। अब आपको क्या काम करना है, 147 को x में से मिक्सचर एलिगेशन लगा दो यानी x - 147 और 154 में से x घटा दो 154 - x, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट अनुपात होगा 4:3 यानी इनकी संख्या के अनुपात के बराबर होगा। तो आपका संख्या के अनुपात यानी 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 154 - x अनुपात x - 147 बराबर 4:3, तो आपका 3 का यहाँ गुणा 4 का यहाँ गुणा बराबर कर दो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा 4x, यहाँ पे बनेगा -3x, तो सॉल्व करोगे तो ये 7x बन जाएगा बराबर 3 × 154, 3 × 154 कितना हो जाएगा 462 और प्लस 4 × 147 कितना हो जाएगा 588 मेरे हिसाब से, ठीक है। दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9
और एक 10, 1050, यानी 7x बराबर 1050, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 हो जाएगा मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। कहा गया 3 men डू एज मच वर्क एज 4 boys डू इन 21 days, यानी कि 3 आदमी और 4 लड़के बराबर काम करते हैं। अब 3 आदमी काम करें या 4 लड़के काम करें तो 21 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, 3 आदमी करें या 4 लड़के करें, मतलब कि दोनों काम बराबर करते हैं, यानी आदमी का अगर हम माने 4 यूनिट करता है तो लड़के 3 यूनिट करते हैं। क्लियर हो गया। कहा गया अगर 9 आदमी और 2 लड़के काम करें तो एक काम को कितने दिन में पूरा। आपको पता है आदमी कितना काम करता है 4 यूनिट, तो 3 आदमी मिलकर कितना एक दिन में करेंगे 12 दिन में। उन्होंने कितने दिन तक काम किया तो काम खत्म हुआ 21, यानी टोटल काम हो गया 12 गुणे 21। अब कर कितने रहे 9 आदमी, यानी 9 चौको 36, देखो 9 आदमी यानी कि 9 चौको 36 और 2 बॉयज यानी 6 और 42 एक दिन में हो रहा है। तो 12 गुणे 21 को करने में 12 गुणे 21 बटे 42, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे यानी 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसमें तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आप लिख रहे हो तो मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया है। क्लियर है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया कि 8,000 रुपये 9159 रुपये 20 पैसे, इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा तो इस वजह से मैंने ले लिया, कितने साल में हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% हो और अर्धवार्षिक लग रहा हो। क्या है, 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरा हाफ ईयरली लग रहा है। देखो अगर 14% वार्षिक है तो रेट कितना हो जाएगा हाफ ईयरली 7%, यानी आपको दिया गया 1 + r/100 यानी 1 + 7/100 के पावर n लगाना है, और ये बराबर बन रहा है a/p, यानी कि 9159 और बटे में एक जीरो बढ़ा देना क्योंकि पॉइंट ऊपर हटा दिया है। अब ये सब एक ही बार में कर देना, ये नहीं है एक बार जीरो लिख रहे हो, एक बार दशमलव लिख रहे हो, एक बार काट रहे हो, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको काटे पीटे तो कट पीट रहा है, देखो ये बिल्कुल कट रहा है। 8 से काट दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट ऐसे काटो, 8 से काटोगे तो 1 के बाद 4 जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे काटोगे तो 8 एकम 8, फिर ये 11, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 9 72। अब आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, 1 + 7/100 अगर होता है तो 107/100 बनेगा का होल पावर है। आप देखो ये 100 का स्क्वायर है, क्या ये 107 का स्क्वायर, आप कहते हैं यूनिट डिजिट चेक कर लो ना, तो 7 का स्क्वायर 49, यानी लास्ट में 9, यूनिट डिजिट 9 यहाँ पे है, यानी स्क्वायर बना होगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई होगी 2। अब n बराबर 2 हो गया तो n हमने माना था कि 2 छमाही, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया था, छमाही लगाया था। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया भैया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही लगाया था, तो n जो आएगा वो छमाही, कितने छमाही यानी कितने टर्म्स लगे, 6 महीने के 2 टर्म, तो 2 टर्म अगर 6 महीने के 2 किस्तें हों तो यानी कि साल कितना बनेगा, यानी वर्ष, टाइम अगर वर्ष में लिखें तो 2 छमाही 2 हाफ ईयर लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1 वर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया। और आप देख लेना CHSL वाली प्लेलिस्ट, आपको काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएंगे और आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। MTS वाले भैया लोग भी ध्यान से देखें, ठीक है, दीदी लोग भी। अनु कोई कार, मतलब अपनी कार, किसी की थोड़ी चुरा के थोड़ी चलाए। अनु 1 घंटे 60 की स्पीड से, 2 घंटे 55 की स्पीड से, 3 घंटे 45 की स्पीड से जाती है, उसकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड यानी औसत गति जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये क्या है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। टोटल डिस्टेंस 1 घंटे 60 की स्पीड से तो 60 इधर गति वो हो गई, 2 घंटे 55 यानी 110 इधर दूरी हो गई, और 3 घंटे 45 यानी 135 दूरी इधर हो गई। टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटे 2 3 और 3 6 घंटे, यानी ये बना 110 और 60 170 और 35 यानी 305 टोटल दूरी हुई, 6 घंटे में ट्रेवल करी, यानी आप निकालोगे तो लगभग 51 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड आ जाएगी। 51 किलोमीटर के करीब, सबसे करीब ऑप्शन 50 सही 5/6, 50 सही 5/6। क्लियर हो गया। कहा गया एक धन सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं तो 1 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। देखो अगर मैं कहूँ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI मिलता है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस SI मिलकर कितना हो रहा है, 6313 हो रहा है। क्लियर है। मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 साल में SI मिलता है तो 3 साल में 3 SI मिला होगा, ये बराबर हो जाता है 7139। अब मैं अगर इन दोनों को घटा लूँ तो 2 साल का SI आ जाएगा आपका कितना, इसमें घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 2 साल का SI, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 826, यानी 1 साल का SI कितना हो जाएगा 413।
1 साल का 413 रुपये एसआई मिलने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट मिलने के बाद धन हमारा 6313 हो जाता है, यानी यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5900। आपको ब्याज दर बताना है। आपने कहा 5900 रुपये पे 1 साल में 413 रुपये ब्याज मिलता है, यानी ब्याज दर कितनी हो जाएगी 413 बटे 5900 गुणे 100 यानी 59 हो जाएगा। काटोगे तो 7 बार जाएगा, 7 9 63, ये 7, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 7%। समझ आ गया। अब मैं एग्जाम में जब आपको करना होगा तो ये लिखना पड़ेगा नहीं, आपको क्या काम करना, आपने कहा 1 साल के ब्याज के साथ इतना, 3 साल के ब्याज के साथ, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो 2 साल का ब्याज। आपने सीधे ये लाइन लिखनी थी 2 SI बराबर 826, यानी 1 साल का 413, 413 मिलने के बाद 6313 यानी प्रिंसिपल 5900, 5900 पे 413 7% हो गया। प्रश्न बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। एक आदमी है ए, जिसने कुछ साइकिल खरीदी, बी को 1000 रुपये के प्रॉफिट के साथ बेच दी। बी ने सी को 5% नुकसान में बेचा और सी ने डी को 10,450 में बेचा, जो कि 10% प्रॉफिट पे है। ठीक है। अब कहा गया डी जो है ए ने जहां से खरीदी थी वहीं से खरीद ली होती साइकिल, ठीक है, या डी हैड बॉट द साइकिल डायरेक्टली फ्रॉम वेयर ए हैड बॉट, यानी ए ने जहां से खरीदी थी वहीं से खरीदती, तो यानी ए के सीपी के बराबर खरीदता तो डी का कितने की बचत हो जाती, ये पूछा गया। अब देखो इसी को कैलकुलेट करें। ए ने एक साइकिल खरीदी और 1000 लाभ पे बी को बेच दिया, यानी ए ने एक्स की खरीदी तो 1000 लाभ पे बेच दिया। इसको करने से पहले आप पहले उल्टा चलो। आपने कहा सी ने डी को 10,450 में 10% लाभ पे बेचा। इस 10% लाभ का कहने का मतलब, अगर सी ने 10 की खरीदी तो डी को पड़ी 11 की, और 11 बराबर है कितना, 11 बराबर है 10,450, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 5 यानी 1 बराबर 95, यानी सी के लिए क्रय मूल्य हो गया 9500। यही तो हो गया, यानी आप सीधे लिख लो कि सी ने 9500 का खरीदा। अब आप देखो सी ने 9500 का खरीदा और बी ने जो वस्तु बेची थी सी को वो 5% नुकसान पे, यानी बी ने 100% का खरीदा तो 95% में बेचा। 95% बराबर 9500, यानी 100% बराबर 10,000, यानी बी का क्रय मूल्य 10,000 पड़ा हो। और बी ने 1000 लाभ, मतलब ए ने 1000 लाभ लेके बी को दिया था, यानी ए के लिए क्रय मूल्य 9000 रहा होगा, तभी तो 1000 का लाभ 10,000 में बेचने पे पड़ा। अब देखो आपने कहा कि डी ने खरीदी है 10,450 की, अगर वो ए के बराबर क्रय मूल्य पे खरीदता, यानी कि 9000 की खरीदता, तो कितने का प्रॉफिट में रहता 1450। देखो खरीदा 10,450 का, खरीदना कितने में चाहिए था 9000 में, तो उसका फायदा कितने का होता 1450। काम खत्म। कहा गया एक नया स्कूटर है, 1,20,000 कीमत है, प्रत्येक वर्ष इसका मूल्य 12% कम हो जाता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 12% कम होने का मतलब कितना होता है भैया 88/100, यानी 22/25 1 साल में हो जाता है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा 1,20,000 लिखो और गुणे 22/25 गुणे 22/25 लिख लो। बस आप इसी को सॉल्व करना है। अब ये सब प्रश्न SSC ने पूछे, मैं क्या करूँ, ये देखो 25 से ये कटेगा 4 आ जाएगा, 25 से ये दोनों जीरो कट के 4 हो जाएंगे। अब गुणा करना है, तो ये हो गया 12 गुणे 484 गुणे 4, ठीक है। 12 का 484 में गुणा करना है तो 12 गुणे 500 को लिख दो, यानी 6000 हो गया। 6000 में 12 गुणे 16 घटा दो, यानी 192 घटा दो, तो हो जाएगा 5808 और गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 5808 गुणे 4। हमने सही किया भैया, अच्छा सॉरी 16 है, ठीक है, गुणे 16 है, ये 4 गुणे 4 16 हो रहा है, ठीक है। अब आपका कितना हो गया 16 गुणे 5 80,000 और 128 यानी 81,000, ये देखो गुणा कर लो, 16 8 128, 16 8 128 129, 16 5 80 और 12 92, यानी 92,928 का पड़ेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया 92,928। बहुत सुंदर। टाइम एंड वर्क का किसको किसको पता है कि 2 प्रश्न आते हैं, अगर नहीं पता तो पता कर लो। PQR एक साथ कोई काम करते हैं तो 56 दिन लगते हैं। आसानी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं है। P और Q 1/4 काम करते हैं R द्वारा किए गए काम का, यानी P एंड Q टुगेदर कैन डू 1/4 एज मच वर्क एज R कैन, यानी P और Q मिलके R का 1/4 काम करते हैं, यानी R का अगर हम माने 4 यूनिट काम करता है तो P और Q मिलके 1 यूनिट करते हैं। P और Q मिलके 1 यूनिट, R 4 यूनिट, दोनों मिलके 5 यूनिट, मतलब तीनों मिलके 5 यूनिट, 56 दिन तब लगते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 56 गुणे 5 यानी 280 यूनिट। अब कहा गया कि P और Q मिलके पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल है 280 यूनिट, P और Q मिलके 1 यूनिट करते हैं, 280 यूनिट करने के लिए 280 दिन की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न आपने किया, SSC ने पूछा, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, चेक कर लेना, गूगल कर लेना। परसेंटेज का भी प्रश्न आता है, पता ही होगा। और आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज भी रहेगी, ये जो एक्सपेक्टेड सीरीज है ना, वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी कि आपने जो पढ़ा है
वो चीज़ें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। नहीं तो मैं कठिन कठिन पढ़ा दूं और आपको वहाँ आसान चीज़ें मिलें, आप घबरा जाओ कि भैया कठिन कठिन पढ़ा रहे थे, मैंने क्यों पढ़ा। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं हमेशा एग्ज़ाम देके ये सोचता था, मैथ का एग्ज़ाम देके, कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ी थी। कहा गया किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 48% अंक और डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के लिए 80% अंकों की आवश्यकता। एक छात्र ने 817 अंक प्राप्त किए, 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो 48% अंक अगर प्राप्त करने हैं तब वो पास होगा। वो 817 पाने के बाद 47 से फेल हो जाता है, यानी कि पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 817 प्लस 47 यानी 864, यानी जो 48% है टोटल का वो 864 के बराबर है। 16 से काट दो, 16 3 48, 16 25 54, 3% बराबर 54, 1% बराबर 18, यानी टोटल मार्क हो गया 1800। अब आपसे कहा गया डिस्टिंक्शन के साथ पास होने के लिए 80% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर डिस्टिंक्शन चाहिए हमें तो 80%, 180 का 10% होता है, सॉरी 1800 का 10% होता है 180, तो 80% कितना हो जाएगा, 180 गुणे 8 यानी कि 144 के बाद 0, यानी डिस्टिंक्शन से अगर पास होना है तो 1440 अंक उसे चाहिए होंगे। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है। देखो ये करने का दो तरीका है, एक तो 63 औसत दिया गया है, आपका औसत का क्वेश्चन है, 63 औसत दिया गया है, आप सब संख्याओं का देख लो कितना कम कितना ज़्यादा है और लास्ट में बैलेंस कर दो, यानी 0 के बराबर कर दो। लेकिन मुझे लगता है ना ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में आप कई बार गलत कर देते हो और उससे कम समय में ऐसे कर सकते हो। आपको होता है अगर कितनी संख्याएं, देखो 1 2 3 3 3 6 1 7, 7 संख्याओं का औसत अगर 63 है तो उनका योग 7 गुणे 63 यानी कि 441 हो जाएगा। ये बराबर कितना है, 52 87 जोड़ लो तो 2 7 9 3 12 8 20 4 24 1 25 के 5, हासिल आएगी 2, 5 2 7 7 4 11 11 8 19 5 24 के 4, हासिल आएगी 2 2 1 3 और प्लस 2 के, यानी 45 को इधर भेजोगे तो ये 96 हो जाएगा। 2 के बराबर 96 के बराबर कितना हो जाएगा, 48। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका यही होगा आपके इस प्रश्न को बजाने के लिए। क्लियर हो गया। एरिया ऑफ हेक्सागोन, प्रश्न अच्छा है, CHSL एग्जाम में आपके डिट्टो प्रश्न पूछा गया था, वहीं से मैंने उठा लिया, टिप दिया। कहा गया एरिया ऑफ फील्ड इन शेप ऑफ हेक्सागोन इज दिस वन, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। हेक्सागोन जो होता है यानी कि समषटभुज होता है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है। समषटभुज का जो एरिया होता है ना वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिलके बनता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर सेम साइड ए के मान लिए जाएँ तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 है तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है रेगुलर हेक्सागोन का एरिया। अब ये बराबर दिया गया आपको 2400 √3, √3 कट जाएगा, 6 से कटेगा 400, 400 गुणे 4 1600, यानी ए बराबर हो जाएगा 40। अब ए 40 आ गया, इसके हमें क्या करनी है, फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है, फेंसिंग होता है बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब बाउंड्री पे लगता है, और बाउंड्री पे बाड़ लगाने के लिए आपको पता है कि बाउंड्री पे जो बाड़ लगता है, बाउंड्री यानी ए परिमाप पेरीमीटर पे, आपको पता है कि हेक्सागोन के लिए परिमाप कितना होता है 6 है, तो टोटल परिमाप हमें कितना मिल रहा है 240। एक मीटर को लगाने के लिए 18.5, तो 240 को 240 गुणे 18.5 या 120 गुणे हम लिख सकते हैं 37, तो कितना रुपया लगेगा 0, 12 7 84, 12 3 36 8 44, आपका रुपया कितना हो जाएगा 4440। क्लियर हो गया। 4440 रुपये में आप पूरा चारदीवारी करवा दो। देखो कहा गया एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AD डायमीटर और AC जीवा है। ज्योमेट्री का प्रश्न आपको चाहिए था, मिल गया। एक AD डायमीटर है और AC जीवा है, ठीक है। AD पहले डायमीटर लिख लो और AC जीवा मान लो, ये AC जीवा है, ठीक है। आपसे कहा गया AD डायमीटर AC जीवा, कहा गया BAC पे एक बिंदु इस प्रकार से है कि O सेंटर है, तो OB बराबर आपको दिया गया 5, तो OB बराबर जीवा मतलब ये देखो OB मतलब 5 दिया गया। कहा गया OBA जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ये देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। आपसे कहा गया DOC जो एंगल है ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का दिया गया 60 डिग्री का। आपसे कहा गया BC की लंबाई बतानी है। क्लियर। देखो एक बात बताओ मेरे भैया कि अगर जीवा DC की बात करें, जीवा DC द्वारा यानी कॉर्ड DC द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल 60 यानी केंद्र पे बना कोण 60 अंश है, तो परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस पे बना कोण इसका आधा यानी 30 अंश। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितने आप अपने आप 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया तो ये 90 हो गया, तो ये पूरा भी 90 होना पड़ेगा।
ठीक है। ये पूरा 90, ये पूरा 90 है, ये इतना 60 है, तो इतना कितना हो जाएगा 30। ये वाला एंगल 30 हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल 30 हो गया, ये 30 है, ये 120 है, देखो क्योंकि ये 60 है तो ये वाला 120, ये 120 हो गया, ये 30, तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। अब ट्रायंगल OBC को देख लो, OBC, आपको पता है ये वाला एंगल भी 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो इसके सामने की भी भुजा होगी, यानी OB की जो लंबाई होगी 5, वही BC की लंबाई हो जाएगी, यानी BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया? समझ आ गया भैया? बहुत सुंदर। BC की लंबाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में आपको पता है दो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्लियर? बहुत सुंदर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। कहा गया AB और AC एक बिंदु A से दो टेंजेंट्स खींची गई। टेंजेंट्स होती है स्पर्श रेखाएं। ये एक स्पर्श रेखा हो गई, ये, और ये दूसरी स्पर्श रेखा, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। O सेंटर है इसका, ठीक है। O दिया नहीं गया। कहा गया इस प्रकार से कि BAC जो कोण है वो 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। कहा गया कॉर्ड CP इज ड्रॉन पैरेलल टू BAC, पैरेलल टू BA, BA के पैरेलल क्या ड्रा किया गया है? CP। एक मिनट, ये CP है जो इसके पैरेलल ड्रा की गई है, इसके पैरेलल ड्रा। तो पैरेलल अगर ड्रा की गई तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहेंगे CBP जो कोण है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी। आपको मैं एक थ्योरम बता दूं कि किसी भी वृत्त की किसी भी जीवा यानी जीवा CP और उसकी स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है यानी ये वाला कोण हमेशा उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण के बराबर होगा। यानी कि द एंगल सबटेंडेड बिटवीन अ कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि वृत्त की कोई जीवा है वो स्पर्श रेखा से जो कोण बनाएगी यानी ये वाला कोण हमेशा इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे यानी इस कोण के बराबर होगा। तो अगर ये वाला कोण 40 अंश का तो ये वाला कोण अपने आप 40 अंश का हो जाएगा। कोई थ्योरम पढ़ी अगर आपने तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कितने लाइन का प्रश्न था? एक भी लाइन का नहीं, फिगर अच्छा बना था। क्लियर? देखो कहा गया एक आदमी 72% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, उसकी इनकम 28% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 25% से, तो उसका जो सेविंग होगा इंक्रीज या डिक्रीज होगा या क्या होगा वो बताना है आपको। 100 कमाता है, कितना बचाता है? 72 खर्चा कर देता है, खर्चीला आदमी है, तो 28 सेविंग होगी। यानी ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। सुराना भैया बोल रहे हैं, कोई नहीं। कहा गया अगर उसकी इनकम 28% बढ़ जाए यानी 128 हो जाए और जो एक्सपेंडिचर 25% 1/4 यानी 18 बढ़ के 90 हो जाए तो अभी सेविंग कितनी हो जाएगी? 38। 28 पहले सेविंग थी, अभी 38 हो गई। बढ़ी कितनी? 10। 28 पे 10 मतलब कितना होता है? 10/28 गुणे 100% में। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 1/7 होता है 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28 से 4/7 यानी 28.6% के करीब आपका वृद्धि हो जाएगा। एक मिनट, मैंने गलती कहाँ करी बे? 28.6%। एक बार देख लेते हैं, मैं डिलीट बिल्कुल नहीं करूँगा। 100 रुपये कमाता है, 72% खर्च करता है, ठीक है। इनकम 28% बढ़ गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ता है। जब एक्सपेंडिचर 25% ही बढ़ता है तो आपका इंक्रीज होना चाहिए। अब 10 बढ़ रहा है 28 पे 38, 28, ठीक है। तो 10 यार ये गलत कहाँ हो रहा है? 10 अगर 28 का बात करें तो ये अच्छा सॉरी हमने क्या गलत कर दिया? अच्छा ओके। तो ये 200/7 हो गया। एक मिनट, 10 28 का कितना परसेंट? 4 दूनी 8। अच्छा हाँ, ये देखो ये 2/7 नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो जल्दबाजी यही होती है। 2 से काटोगे 5, 2 से कटेगा 14, ठीक है। 500/14 यानी 14 × 42, आपका बचेगा 880, 14 × 5 70, 10 बचेगा, 14 × 7 98 यानी 35.7% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर? देखो कहा गया एक समय 4360 रुपये का जो ABCD के बीच में 3:4, 4:5, 5:8 के रूप में डिवाइड करना था, लेकिन इसको हमने 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में गलती से डिवाइड कर दिया। तो कहा गया कि किसका कितने का फ़ायदा होगा। देखो ABCD लिखो,
3 4 5 8 के अनुपात में डिवाइड करना था, ए बी सी डी के बी। 3 4 5 8 अगर जोड़ो तो 8 5 17 4 सॉरी 8 5 13 4 17 3 20 रुपये अगर टोटल होते तो ए को इतना मिलता, बी को इतना, सी को इतना, डी को इतना, यानी 20 बराबर आपको दिया गया 4360, यानी एक बराबर हो गया 218। तो ए को कितना मिला, 3 हिस्सा, यानी 218 3 654। बी को मिला 4 गुना यानी 872। सी को कितना मिला 5 यानी कि 1090, 1895, ठीक है। और सी को मिला 16 और एक 1728, डी को 1728। अब कहा गया कि बांटना इस अनुपात में था, लेकिन हमने बांट दिया 1/3 1/4 1/5 1/8 के अनुपात में, यानी एलसीएम ले लो। रेशियो को आपको नॉर्मल रेशियो में जाना है, तो 3 4 का एलसीएम 12 5 60 60 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 बनाने के लिए यहाँ पे 120 से सबको मतलब 120 इसको सिंपल रेशियो बनाने के लिए एलसीएम से गुणा कर दोगे, 120 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। यानी आप टोटल रुपए देखो कितने बन रहे हैं, टोटल रुपए 40 30 70 20 90 10 100, ये 109 रुपये बन रहे हैं। लेकिन रुपये 109 ना होके 4360 है, यानी 109 बराबर 4360, तो एक बराबर आपका आ जाएगा 40। क्लियर है, एक बराबर 40, तो इन ए भाई साहब को 1600 रुपये मिलेंगे क्योंकि 40 रेशियो, बी भाई साहब को 40 या 1200 रुपये मिलेंगे, सी भाई साहब को 960 रुपये मिलेंगे और डी भाई साहब को कितने मिलेंगे 40 × 15 यानी कि कितना हो जाएगा 600, है ना। अब देखो किसका कितने का नुकसान हो रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो सी को कितना मिल रहा है, सी को देखो 1090 मिल रहा था ओरिजिनल में और 960 अब मिल रहा है, यानी नुकसान कितने का हो रहा है 130 रुपये लेस, किसको, सी को। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 130 का लेना, यानी सी को 130 रुपये कम मिलते हैं, सी को 130 रुपये कम मिलते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे 130 का लेना। वैल्यू रख लो, खटाखट सॉल्व कर लो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री 90 डिग्री। आप क्या पुट करोगे, सबसे पहले 30 60 45 कुछ भी पुट कर लो। अगर मुझे करना होता तो मुझे दिख रहा है 2 दूनी 4, 4 के 2 ऐसे फैक्टर जो 5 जोड़ने पे बने, तो मैं कहूँगा 4 और 1, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1, एक फैक्टर हो जाएगा, और एक cos थीटा माइनस 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा यानी माइनस 5 cos थीटा माइनस 1 माइनस 2 यानी प्लस 2, और ये बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 के बराबर करोगे cos थीटा बराबर 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको करना पड़ेगा 0 के बराबर। 2 cos थीटा बराबर 1 यानी cos थीटा 1/2 यानी थीटा हो गया 60 डिग्री, थीटा 60 यानी cosec 60 2/√3 प्लस cot 60 1/√3, दोनों जुड़ के 3/√3 यानी कि आपका उत्तर √3 हो जाएगा। क्लियर, ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा। कहा कि ए बी और ए सी किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं जिनको हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ। क्लियर हो गया, बढ़ाने पे क्या मिलता है ना, ये ए मान लो था, ये बी था, ये सी था, ए बी और ए सी को हमने बढ़ा दिया, ए बी और ए सी को हमने बढ़ा दिया, कहाँ तक, डी और ई तक। ठीक है, यहाँ से अभी एक फॉर्मूला जनरेट कर दूंगा, वो आगे क्योंकि सी बी डी का जो बाइसेक्टर है और बी सी ई का बाइसेक्टर वो पी पे मिलते हैं, यानी यहाँ पे पी पे मिलते हैं। क्योंकि ए बराबर 72 अंश हो तो पी की वैल्यू कितनी है, यानी कोण पी की वैल्यू कितनी है। आपको वैसे तो पता होना चाहिए 90 माइनस a/2 होता है, यानी 90 माइनस 36 54 हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है ये जान लो। देखो ये b है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, यानी इसका आधा, ये 90 माइनस b/2 है। ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस c/2 जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर डिवाइड, तो एंगल p कितना हो जाएगा 180 में से इन दोनों का योग घट जाएगा, यानी 180 माइनस इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 माइनस b/2 माइनस c/2 यानी b प्लस c/2 इधर आ जाएगा। 180 कट गया यानी b प्लस c/2, b प्लस c होता है 180 माइनस a यानी 180 माइनस a/2, यानी अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 90 माइनस a/2। यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल वाले यानी बाहरी वाले कहीं पे मिलते हैं तो वो जो कोण होता है वो अपोजिट एंगल के आधे को अगर 90 से घटा दे तो मिलते जाते। तो अपोजिट एंगल कितना 72 का आधा 36, उसको घटाना किस में से 90 से, तो उत्तर 54। अगला प्रश्न ट्रिगो से है, और ट्रिगो से 2 प्रश्न आपके आते हैं तो मैंने छोड़ा नहीं। कहा गया tan 13 tan 37 tan 45 tan 53 tan 77 को डिवाइड करना है, इससे वैल्यू बतानी है। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है क्या कि tan a इंटू tan b कितना होता है a, कब होता है ऐसा, अगर a प्लस बी 90, तो 13 77 90, तो इसकी वैल्यू 1, 37 53 90 इसकी वैल्यू 1, tan 45 1 होता ही है, यानी ऊपर पूरा 1 बचा बटे में 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर 1/4
-3/2 और +2। -3/2 +2 कितना हो जाएगा? +1/2, यानी 1/4 + 1/2 ये इधर बचा। 1/4 + 1/2 कितना होता है? 3/4, यानी ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 से 4/3 कैंसिल, यानी आपका उत्तर कितना है? 1/2। क्लियर हो गया? देखो भाई साहब, अगला प्रश्न देख लो। कहा गया त्रिभुज एबीसी में डी एक ऐसा बिंदु है ए बी पर कि बी डी बराबर 2 है। ठीक है, पहले बना लो, फिगर बना लो। फिगर जितना अच्छा बनाओगे वहाँ पे कलाकार ना बनने लग जाना कि कौन से हुसैन थे साहब, हुसैन साहब ना बन जाना। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा बनोगे ना, MF हुसैन या ऐसे करके कोई कलाकार थे, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे, तो अगर वो बनोगे तो फेल हो जाओगे। कहा गया ए बी सी कोई ट्रायंगल है, डी ए बी पे कोई बिंदु है, डी ए बी पे कोई बिंदु है। ठीक है, और बी डी बराबर 2 दिया गया, बी डी बराबर 2, डी ए बराबर 1, डी ए बराबर 3 है, डी ए बराबर 3। ई बी सी पे कोई बिंदु है, ई बी सी पे कोई बिंदु है। इस प्रकार से, किस प्रकार से कि डी ई पैरेलल टू ए सी है, डी ई पैरेलल टू ए सी। अब आपको पता चल गया, अगर डी ई पैरेलल ए सी हो गया भैया ना, तो ये जो छुटकू वाला ट्रायंगल बी डी बन रहा है वो बड़े वाले ट्रायंगल के हो जाएगा सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी जो एरियाज का रेशियो होगा, यानी बी डी ई की एरिया बटे बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया, यानी बी ए सी की एरिया, वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसकी साइड बी डी और बटे बड़े वाले ट्रायंगल की वही वाली साइड, यानी बी ए, इसके स्क्वायर के बराबर होगी। बी डी 2 दिया गया तो 2, बी ए पूरा 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/5 का होल स्क्वायर के बराबर होगा इनकी एरिया, यानी 4/25 हो जाएगी। यानी छुटके वाले ट्रायंगल की एरिया अगर 4 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की 25। अब अगर पूरा 25 है, छुटके वाले की 4, तो इसकी कितनी हो गई? 21। तो आपसे यही पूछा गया था बी डी ई का क्षेत्रफल, यानी 4 अनुपात समलंब यानी ट्रेपेजियम का, यानी कि 21। तो 4:21 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? स्टार बैच में एक दीदी कंफ्यूज हो गई थी, तो इस वजह से स्टार बैच का ग्रुप मैंने बना रखा है टेलीग्राम पे, तो उसमें एक दीदी कंफ्यूज हो गई ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे केवल डी नहीं है, ठीक है, हटा देना डी। डी को क्या करना है? हटा देना। कहा गया x + y + z दिया गया, x y z दिया गया, x y + y z + zx दिया गया, इसकी वैल्यू पूछी गई। देखो आपको पता है x³ + y³ + z³ + xyz, x³ + y³ + z³ का फॉर्मूला होता है 3xyz प्लस x + y + z, ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको जो पता है फटाफट वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 3xyz। अब ये xyz ऑलरेडी है, यानी कि 4xyz यहाँ हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में कितना बचेगा? xyz की वैल्यू 216, तो 4 का कितना हो जाएगा? 864 प्लस x + y + z 19 इंटू 19 का स्क्वायर 361 और -3 टाइम्स ऑफ xy + yz प्लस, यानी 3 टाइम्स ऑफ 142, यानी कि तो 3 टाइम्स ऑफ 114, यानी 342। 361 में से 342 घटेगा 19, 19 × 19 361, यानी आपका बचा 361 प्लस 864, यानी 1225। कितना हो जाएगा? हाँ 361 और हाँ ठीक है 1225, और 1225 का वर्गमूल 35 होता है, पता है ना? तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 35। समझ आ गया? अब आपकी जो शिकायत थी वो सारी दूर हो गई। स्टार बैच में नंबर सिस्टम की क्लास अभी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है? तो आप लोग यार इतना, मैं कई बार लगता है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, ठीक है? तो नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, उसमें मैं बहुत डिटेल में नंबर सिस्टम करा रहा हूँ, ठीक है? बाकी चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी 3rd सेट था, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा 4th सेट भी करेंगे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद। और PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम